लिखिए नक्षत्रों के स्वामी ज्ञान करने के सूत्र। नक्षत्रों के स्वामी ज्ञात करने के सूत्र। जैसे अब 27 नक्षत्र हैं, उनके कौन से राशि के कौन से देवता हुए, कौन से नक्षत्र के कौन देवता हुए, ये मान लीजिए याद नहीं है तो एक सूत्र आप लोग लिख लीजिए। हम लोग पहला नक्षत्र रोहिणी और अश्विनी को मानते हैं, लेकिन सूर्य का नक्षत्र कौन सा है? सूर्य का नक्षत्र कौन सा है, कोई बताएंगे? कृतिका से हम लोग पहला नक्षत्र गणना करते हैं सूर्य का, ठीक है। कृतिका नक्षत्र से हम लोग सूर्य का नक्षत्र गणना करते हैं, तो कृतिका से हम लोग शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? लिख लीजिए। आ चम भौ रा आ चम भौ रा आ चम भौ रा। वृषभु केशु, वृषभु केशु। आचम भौरा भ्रू वृषभुकेषु। लिख लिए? लिखा जी गया? गुरुदेव जी। हाँ, तो अब इसको आप लोग देखिए। कृतिका के कौन हो गए? आ मतलब सूर्य, चम मतलब चंद्रमा रोहिणी के, मम मतलब मंगल जो है मृगशिरा के, रा मतलब राहु आर्द्रा के, ब्री मतलब बृहस्पति पुनर्वसु के, स मतलब पुष्य शनि, बु मतलब आश्लेषा बुध, के मतलब केतु मघा, शु मतलब पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी के फिर सूर्य हो जाएंगे। ऐसे ही सातों नक्षत्रों, ये जो नाम ये हमने आपको बताया, एक के बाद एक लगाते जाइए तो 9 तिरिक 27 एक एक नक्षत्रों के मतलब एक एक ग्रहों के 3-3 नक्षत्र होंगे। तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। जो राहु और जो केतु और बुध के नक्षत्र हैं, वही मूल संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं। जो केतु और बुध के नक्षत्र है, वही मूल संज्ञक कहे जाते हैं। हो गया? हो जाया करे तो बता दिया।
गुरुदेव प्रणाम। पूछ रही है। गुरुजी जैसे आदित्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, भोरा का भो का मतलब भौम होता है, भौम भी मंगल ही होता हाँ, है। भौ का मंगल ही है ना, भौ का भौम भौम हो गया ना। जैसे आचम हो गया, आदित्य चंद्र मंगल, फिर भौ, हाँ, भौ आ गया, फिर भौ, फिर मंगल हो गया। आदित्य चंद्र मंगल कहाँ है? आचम बोरा बोला है ना गुरुजी आपने। एक मिनट, कहाँ गया? चम मतलब चंद्रमा के ऊपर बिंदु हुआ ना। अच्छा जी, चम चंद्रमा हो गया, ठीक है। आचम बोरा जीस बुकेसु, बृहस्पति को जीस आचम, भी कहता था। आचम, चम मतलब चंद्रमा के ऊपर में हो गया बिंदु, चम मतलब चंद्रमा, भव मतलब भौम, रा ठीक है। मतलब राहु, ब्री मतलब गुरु, सब मतलब शनि, बु मतलब बुध, के मतलब केतु, शु मतलब शुक्र। जी गुरुदेव। हम्म। आप म अलग लिख लिए थे क्या? ने उसके साथ ही लिख दिया मैंने, आ चम, चम लिख दिया, पूरा मैं लिख दिया था। चम, च के ऊपर में बिंदु हो जाएगा तो चम हो हाँ, जाएगा ना। ठीक है, ठीक, कर लिया गुरुजी। हम्म। लिखिए आप लोग फलादेश के नियम। नहीं तो आप लोगों को एक चीज नहीं लिखवाया हूं, वो लिखिए। युगकारी और पूर्ण युगकारी ग्रह, युगकारी और पूर्ण युगकारी ग्रह। गुरुजी योगकारी है कि युगकारी? योग युग एक ही है, योग और युग एक ही शब्द है। लिखिए, त्रिकोण को युगकारी, त्रिकोण को युगकारी, त्रिकोण को युगकारी तथा केंद्र और त्रिकोण दोनों के युग को पूर्ण युगकारी, केंद्र और त्रिकोण के योग को पूर्ण युगकारी। जैसे कोई ग्रह त्रिकोण में बैठा है तो क्या होगा? युगकारी होगा, योग कारक होगा। लेकिन वही केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो करके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो क्या होगा? पूर्ण योगकारी हो जाएगा। त्रिकोण, त्रिकोण को युगकारी, केंद्र और त्रिकोण दोनों के योग को पूर्ण योगकारी कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण का मालिक पूर्ण योगकारी होगा, केंद्र और त्रिकोण का मालिक पूर्ण योगकारी होगा।
लिखिए 12 लग्न की कुंडली हो तो कौन कौन ग्रह पूर्ण युगकारी होंगे। 12 लग्नों की कुंडली हो तो कौन कौन से ग्रह पूर्ण युगकारी होंगे। कौन कौन से ग्रह पूर्ण युगकारी होंगे। अब केंद्र और त्रिकोण का योग कब बनेगा, जिनकी दो दो राशियां रहेंगी उन्हीं की ना। कोई बोलिए, समझ में आए तो। जी गुरु जिन जी। जिनकी दो दो राशियां रहेंगी, एक राशि केंद्र में हो एक त्रिकोण में हो, तभी पूर्ण योगकारी बनेंगे ना। जी गुरु जी। तो चंद्रमा और सूर्य की दो राशियां तो है नहीं, एक एक ही राशियां हैं। तो लिख लीजिए सूर्य चंद्रमा कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। सूर्य चंद्रमा कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। सूर्य चंद्र कभी भी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, इसलिए पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। जी सुनील जी बोलिए। राहु केतु आपने बोला पूर्ण योगकारी, पर राहु केतु को लेते हैं योगकारी में गुरु जी। युगकारी हो सकते हैं, अगर पंचम में केंद्र में बैठे हैं तो ऐसे स्थानों पे युगकारी कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण युगकारी नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे का राहु केतु नहीं होंगे। अच्छा, राहु केतु भी योगकारी हो सकते हैं यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठे होंगे। हाँ तो युगकारी होंगे, योग जी कारक होंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण हाँ। युग कारक नहीं होंगे। अच्छा, तो गुरु जी मतलब राहु या केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में है तो हम उसको अच्छा मान सकते हैं। अच्छा, इसीलिए हम तो उनकी दृष्टि फिर गुरु की दृष्टि मानते हैं। हाँ, आपने बताया था गुरु जी, बताया तो था। गुरु की दृष्टि हम क्यों मानते हैं उनको, नहीं तो शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के जैसा राहु और मंगल के जैसा केतु की दृष्टि हम मानते हैं। हाँ, आपने बताया था। धन्यवाद गुरु जी। अब यह लिख लीजिए कि द्विस्वभाव राशि कभी भी पूर्ण युगकारी नहीं होंगी। तो द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं। गुरु जी 3, 6, 9, 11, 9 12। 12। जी जी। द्विस्वभाव राशि कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। मतलब गुरु और बुध भी पूर्ण युगकारी कभी नहीं होंगे। हम्म। गुरु जी। अब बचे कितने ग्रह। 4, 3, 4 कहाँ से बचे। 3 बचे। हाँ 3 बचे। मंगल, सूर्य, नहीं मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति भी नहीं बचा। 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि और शनि, 3। शुक्र, शनि और मंगल। कौन कौन से ग्रह बचे बताओ।
गुरुजी मंगल शुक्र शनि। हाँ, अब मंगल शुक्र शनि बच्चे, तो यह भी देख लीजिए कि ये अपनी राशि में कभी पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। ठीक है, अपनी राशि में, अच्छा। अपनी राशि के लग्न में कभी पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। जैसे गुरुजी एग्जाम्पल जै, मंगल। जैसे मंगल वृश्चिक लग्न हो तो पूर्ण युगकारी नहीं होंगे, मेष लग्न हो तो पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। नहीं, तो किस मंगल मंगल गुरुजी वृश्चिक या मेष दोनों में से एक में होंगे, एक में नहीं होंगे। नहीं, दोनों में कहाँ कहाँ हो पाएंगे, पूर्ण युगकारी कहने की बात है ना। मंगल का, जी मंगल का। एक राशि 8वें में पड़ जाएगी, एक केंद्र में पड़ जाएगी। जी 8वां एक, हाँ जी, एक तो उसकी 8 छठे घर में पड़ गई गुरुजी, एक तो अब नहीं यह होगी। देखिए हम्म, कि किसके लग्न में, किस राशि के लग्न में ये पूर्ण युगकारी होंगे। जी। किस राशि के लग्न में पूर्ण युगकारी होंगे। हम्म, जी गुरुजी। अपनी राशि के लग्न में कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। तो होंगे किसमें, मंगल सूर्य और चंद्रमा की राशि लग्न में, लग्न की राशि में पूर्ण युगकारी होंगे। जी गुरुजी। मंगल सूर्य और चंद्रमा की राशि लग्न राशि में पूर्ण युगकारी होंगे। कैसे, अब देखो, जैसे सिंह लग्न हो गई ना, जी गुरुजी। सिंह लग्न की राशि हो गई तो एक राशि जो है मंगल की पंचम भाव में वृश्चिक आएगी, दसम भाव में मेष आएगा। जी गुरुजी। तो एक त्रिकोण में हो गया, एक केंद्र में हो गया। जी जी। आप लोगों को जिसको न समझ में आए आप बताइए, मैं बोर्ड पे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिनको न समझ में आए आप लोग बोल दीजिएगा, बोर्ड पे बता दूंगा। गुरुजी मुझे तो आ गया, बाकी से पता नहीं। अनीता जी आपको आया, नवल जी आपको समझ में आया। जी गुरुजी, मान लिया ये चंद्र की राशि को हम लग्न में बैठा दें, हम्म 4 राशि होगी कर्क राशि, हम्म तो अगर लग्न में बैठाते हैं हम्म तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, इसमें गुरुजी मेष जो है ना, मेष यानी कि मंगल जो है वो योगकारी हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि आ गई दसम भाव में और वृश्चिक राशि आ गई त्रिकोण में। हम्म तो सूर्य की राशि में मंगल हो जाएंगे, चंद्र की राशि में मंगल हो जाएंगे योगकारी। हम्म और हमारे जो शनि इसकी राशि में हो जाएंगे। पहले एक समझो, सब नहीं समझो, पहले एक समझो। मैं मंगल का समझ में आ गया। जी गुरुजी। हाँ, विजया जी आपको समझ में आया। जी गुरुजी। तो बताइए कैसे। इसमें भी जो है, नवल जी एक मिनट, विजया जी बताइए। जी गुरुजी। गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जैसे मंगल जो पूर्ण युगकारी होंगे, पूर्ण युगकारी मतलब कुंडली में बलवान और अच्छा फल देने वाले, ठीक है, साथ देने वाले जातक के, ठीक है। जी। पूर्ण युगकारी मतलब पूर्ण बली, तो वो जब सूर्य और चंद्रमा की राशि लग्न में रहेगी तब ये जा करके क्या होंगे, पूर्ण युगकारी होंगे। जी। ठीक है, जी। तो वह कैसे होंगे, मान लीजिए एक सिंह लग्न की कुंडली मिली, तो सिंह लग्न की कुंडली में एक राशि जो है, मान 5वीं गिनती से आप शुरू करेंगी, 5वीं गिनती लग्न में हो गई,
छठवीं द्वितीय भाव में हो गई, सातवीं जो है तृतीय भाव में हो गई, और आठवीं जो हुई वो कहाँ हुई? चतुर्थ भाव, वह केंद्र हो गया ना। जी। अब उसके बाद में आठवीं के बाद हम नौवीं पंचम भाव में, 10वीं छठे भाव में, और 11वीं सप्तम भाव में, और 12वीं अष्टम भाव में, और पहली राशि जो है वह कहाँ हो गई? त्रिकोण में 9वें भाव में हो गई। तो केंद्र और त्रिकोण का योग मिला करके पूर्ण युगकारी हो गया। तो गुरुजी कर्क लगन में और सिंह लगन में मंगल योगकारी है। और जो बचे कौन? शुक्र और शनि। ठीक है, जी। शुक्र और शनि बचे, तो शुक्र शनि के लग्नों में और शनि शुक्र के लग्नों में पूर्ण युगकारी होते हैं। जी गुरुजी। शुक्र शनि के लग्न में और शनि शुक्र के लग्न में, लिख लीजिए। जी गुरुजी। शुक्र शनि के राशि में और शनि शुक्र की राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। पिछला भी अगर न लिखे हो तो पिछला भी लिख लीजिए कि मंगल सूर्य और चंद्र की लग्न राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। गुरुजी एक बार फिर से। मंगल चंद्र और सूर्य की लग्न राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। मंगल सूर्य और चंद्र की लग्न राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। शनि शुक्र के लग्न राशि में और शुक्र शनि के लग्न राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। शुक्र की लग्न राशि मान लीजिए तुला और वृष लग्न में हो गया, तुला या वृष लग्न में हो गया, तुला ही मान लीजिए पहले हो गया लग्न में, तो एक राशि शनि की चतुर्थ भाव में आएगी मकर और पंचम भाव में आएगी कुंभ। तो यहाँ चतुर्थ और पंचम का योग हो गया। और वृष राशि का लग्न है तो एक राशि मकर आएगी 9वें भाव में और कुंभ आएगी 10वें भाव में। तो केंद्र और त्रिकोण का योग बन गया। तो यहाँ पे शनि पूर्ण युगकारी हो गए। ऐसे ही शुक्र की देखिए, अगर मकर लग्न की कुंडली है तो मकर लग्न में जो तुला राशि वृष राशि आएगी वह चतुर्थ भाव में आएगी, और 9वें भाव में जो है वो वृष राशि आएगी, तो वहां पे पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। उसी तरह जब कुंभ राशि होगी तो तुला राशि सब पंचम भाव में आएगी और वृष राशि 10वें भाव में आएगी। तो 10वीं केंद्र है और पंचम त्रिकोण है, तो केंद्र और त्रिकोण का योग बनने से पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। ठीक है, आज इसका हो सकेगा तो मैं वीडियो बना करके 1-2 मिनट का डालूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाए। इसमें लिख लीजिए कि जो पूर्ण युगकारी हैं, जो ग्रह पूर्ण युगकारी हैं वह केंद्र या त्रिकोण में हो तभी पूर्ण युगकारी होंगे।
जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के कहीं केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ गए तो पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलूं? आगे चलूं? गुरुजी एक प्रश्न है। हम्म ये जो पूर्ण योगकारी ग्रह हैं गुरुजी, हम्म इसका इसका क्या फायदा है? हम इसको क्या सोच के आगे चल सकते हैं कि ये जो है ग्रह हैं, ये इनकी दशा अच्छी रहेगी, इनका रत्न पहन सकते हैं या इस टाइप का? इनका दशा अच्छा रहेगा। इनके योग में आने से आपको राजयोग के जैसा लाभ प्राप्त होगा। जी गुरुजी। तो राजयोग में हम कैसे रहते हैं? धन दौलत चारों सुख, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सुख का लाभ प्राप्त होता है ना। तो हम वैसे ही कृत्य करते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं। तो गुरुजी, यदि किसी का शनि जो है वो पूर्ण योगकारी ग्रह आ गया गुरुजी, हम्म तो उसमें उस तब उसको जैसे साढ़े साती आई है, या फिर शनि की कोई, कुछ लोग पूजा के लिए मंदिर जाते हैं या रत्न पहनते हैं या कुछ इस टाइप का करते हैं, तो शनि ग्रह उसके लिए अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा, चाहे वो किस, मतलब ये मतलब हुआ ना गुरु जी कि देखिए, जब दशा साढ़े अच्छी। साढ़े साढ़े साती की बात तो कर रहे हैं आप। मैं बताऊं, मेरे शनि पूर्ण युगकारी हैं। जी गुरु जी। तो मेरे शनि पूर्ण युगकारी हैं। जब से साढ़े साती लगी है तब से खूब मजे ही मजे हैं मेरे। अच्छा जी। ठीक है। कहाँ से पैसा आ जाता है, कब पैसा आ जाता है, किस हिसाब से पैसा आ जाता है, वो भी मुझे नहीं मालूम। तो अभी शनि और गुरु दोनों थोड़ा सा वक्री हैं। 1 तारीख से सही होंगे तो उसके बाद में फिर से सही। बढ़िया गुरु जी। अच्छा, ठीक है। समझ गया गुरु जी। हाँ, तो राजयोग का मतलब हमने आप ये पूर्ण युगकारी का मतलब ये राजयोग आप लोग लिख रहे हैं। जी हम्म। आगे चलें? जी गुरु जी। हम्म। गुरु जी, बाधक मारक और ये भी बताना गुरु जी कभी, ये क्या? बता देना। जैसे कि गुरु जी बाधक होता है ना, बाधक मारक, इस टाइप का भी कल आप बता देना के बारे में भी। मारक ग्रह, मार्केश। बाधक, जैसे बाधक होते हैं ना गुरु जी, चर लगन अचर लगन जो है, द्विलगन है हाँ, ना ये उसके। ये लिखवा दूंगा, लिखवा दूंगा। जी गुरु जी, हाँ जी। मारक भाव लिखना है, मार्केश लिख लीजिए। मार्केश देखने के नियम कैसे, मार्केश हम देखते हैं, मार्क भाव कहाँ से हो जाता है। पहले तो आप लोग लिख लीजिए पार्टी के ग्रह। पार्टी मतलब एक समूह के ग्रह, एक समूह के ग्रह। भाग 1 में लिख लीजिए सूर्य चंद्र मंगल गुरु। सूर्य चंद्र मंगल गुरु। भाग 2 में लिख लीजिए बुध शुक्र शनि।
बुध शुक्र शनि, ये सभी ग्रह आपस में कभी शत्रु नहीं हो सकते। कौन कौन? जो 4 ऊपर से प्रथम भाग में आप लोग लिखे हैं, ठीक है, जो प्रथम भाग में आप ग्रह लिखे हैं वह आपस में कभी शत्रु नहीं हो सकते, और जो द्वितीय भाव में आप लिखे हैं यह भी आपस में कभी शत्रु नहीं हो सकते। या तो सम रहेंगे या तो मित्र रहेंगे या अधिमित्र रहेंगे। जब तात्कालिक में देखा जाएगा, तात्कालिक मैत्री में देखा जाएगा, तो ये मित्र हैं, ये हैं, तो मित्र और शत्रु बराबर सम हो जाएंगे, और मित्र 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 अधिमित्र हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कभी शत्रु नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? जी गुरुजी। आप लोग बोलते रहेंगे तो थोड़ा हमको भी मजा आएगा ना। जी चलिए, हम क्या लिख रहे थे? मारक भाव ना। जी गुरुजी। द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। अब आप लोग का यह प्रश्न होगा कि मृत्यु का घर तो अष्टम भाव है, तो सप्तम भाव मार्केश कैसे हुआ? जी गुरुजी। जी गुरुजी। मृत्यु का भाव तो अष्टम भाव है, तो मारक सप्तम क्यों हुआ और द्वितीय भाव क्यों हुआ? तो अष्टम का देखिए व्यय भाव कौन सा है? अष्टम का व्यय भाव, अष्टम का द्वादश भाव, जी अष्टम का द्वादश। अष्टम का द्वादश भाव कौन हुआ? व्यय भाव सप्तम भाव हुआ। तो मृत्यु का व्यय भाव कौन सा हुआ? सप्तम भाव। तो मृत्यु का व्यय कराने वाला, मृत्यु को खर्च कराने वाला भाव सप्तम भाव हुआ, इसलिए मारक भाव कहा गया। अब यहाँ तो मान लीजिए यह हो गया, लेकिन अष्टम से अष्टम भाव भी मृत्यु का विचार किया जाता है ना। अष्टम से अष्टम, तो अष्टम से अष्टम कौन हुआ बताइए? तीसरा भाव गुरुजी। अब तीसरे भाव का व्यय भाव कौन सा हुआ? दूसरा। द्वितीय। तो द्वितीय भाव भी मारक भाव कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रबल मार्केश और मार्केश कौन होते हैं वह मैं आप लोगों को कल विस्तार से लिखवाऊंगा। ठीक है? जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलिए, सभी का दिन शुभ हो। जय माता दी, जय विश्वनाथ।